आपका स्वागत है मांगा लोक पर। और आज हम डीमन स्लेयर की फाइनल आर्क द इन्फिनिटी कैसल का डिस्कशन करेंगे, वो भी हिंदी में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ये वीडियो कई पार्ट्स में आएगी क्योंकि एक बार में बनाना थोड़ा पॉसिबल है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक आप सबने पहले भी इसके एपिसोड्स वगैरह देख रखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप नेटफ्लिक्स पर या फिर हाई एनिमे वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो जैसे हमने पहले लास्ट के एपिसोड में देखा था कि सारे हाशिरा अपनी ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करके मुजान पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी मुजान हंसकर कहता है कि तुम सब ने क्या सोचा कि मुझे मारना इतना आसान है। और उसके इतना ही बोलते इन्फिनिटी कैसल के डोर्स ओपन हो जाते हैं और एक एक करके सारे हाशिरा उसमें गिरने लगते हैं। तानजीरो नीचे गिरते हुए बड़े गुस्से में मुजान से बोलता है, मुजान तेरी जान मैं लेकर के रहूँगा। तानजीरो नीचे गिर रहा होता है और तभी हाशिरा गियो उसे पकड़ लेता है। फिर तानजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर अचानक से ही सारे डीमंस तानजीरो पर अटैक कर देते हैं। वैसे डीमंस काफ़ी कमज़ोर थे क्योंकि वो लोअर रैंक्स के डीमन थे। तो तानजीरो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करके उन्हें मार देता है और बाकी बचे डीमंस को गियो भी ख़त्म कर देता है। अब हम आगे देखते हैं कि ओबानाई और मासूरी पर भी काफ़ी सारे डीमंस ने अटैक कर दिया है। वो ओबानाई सारे डीमंस को अकेले ही मार देता है और फिर मित्सुरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो मित्सुरी हंसते हुए जवाब देती है, ब्लश करते हुए कि हाँ 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसके अगले ही बाद हम देखते हैं कि गियोमी और म्यूचिरो दिखाई देते हैं हमें। वो कुछ बात कर रहे होते हैं। म्यूचिरो गियोमी से कहता है कि जितने भी डीमंस से हमारा सामना हुआ है वो सारे ही लोअर रैंक्स के डीमंस हैं, उनमें कोई भी अपर रैंक का डीमन नहीं था, वो सारे काफ़ी कमज़ोर थे। तो गियोमी कहता है हाँ, अभी तो जितने भी हमें डीमंस दिखाई दिए वो सारे लोअर रैंक के हैं, क्या पता हमें आगे भी अपर रैंक्स के मिलेंगे, और वो ज़रूर मिलेंगे। ये कहने के बाद म्यूचिरो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। म्यूचिरो गियोमी से कहता है कि जब मेरी हालत बिल्कुल मरने की कगार पर थी तभी मास्टर कगाई ने ही मुझे बचाया था। उन्होंने अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा था। अगर आज वो ना होते तो मैं ज़िंदा भी ना होता। और ये कहते हुए मिचिरो इमोशनल हो जाता है और काफ़ी गुस्से में कहता है कि मुजान ने मेरे मास्टर को नहीं बल्कि मेरे पिता समान इंसान को मारा है और उसे नर्क में पहुंचा कर ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाशिरा सानमी को, जो कि मास्टर की डेथ से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और वो एक रूम में बैठा होता है काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े मुंह से। वैसे भी वो काफ़ी रूड है यार। उसके ऊपर कई सारे डीमंस ने अटैक कर दिया। उसने एक झटके में सारे डीमंस को मार दिया। अब ऐसे करते करते सारे फ्रेम्स में अलग अलग लोगों के अलग अलग हाशिरास की कहानी धीरे धीरे दिखाई जाएगी। तो हम एक एक करके सारों को कवर करेंगे जो दिखाई दिए हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये कहानी जैसे आगे बढ़ती है फिर हमें इनोसुके दिखाई देता है। इनोसुके वैसे काफ़ी एक्साइटेड है इस कैसल में आके, क्योंकि उसने एक नई टेक्निक की ईजाद करी जिसकी उसे प्रैक्टिस करनी थी, और अब उसे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे डीमंस मिल जाएंगे। तो वो ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वो इधर उधर भाग रहा था पागलों की तरह। इसी के अगले फ्रेम में हमें दिखता है जेनित्सु। जेनित्सु वैसे पिछले कुछ एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रखा है और उसकी वजह भी आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आने वाली कुछ ही टाइम में पता चल जाएगी। जेनित्सु किसी आवाज़ का पीछा कर रहा होता है और उस आवाज़ को सुनकर के वो बड़ा ही बेचैन टाइप का हो जाता है और वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में उस आवाज़ के पीछे दौड़ रहा होता है। और इसके जस्ट बाद ही हमें दिखाया जाता है कि जो इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू हैं हमें वो दिखती हैं। वो किसी रूम में ब्लड की स्मेल का पीछा करते हुए जा रही होती है। उसे काफ़ी जोर से ब्लड की स्मेल आ रही होती है। तो वो जैसे ही उस रूम में एंटर करती वहाँ देखती कि वहाँ पे हर तरफ लड़कियों की लाशें पड़ी हैं खून में लथपथ, और उन लाशों के ऊपर एक डीमन बैठा है। और वो डीमन और कोई नहीं, अपर रैंक 2 डीमन डोमा है। ये वही डीमन है जिसने शिनोबू की बहन को मारा था। तो ये देखते हुए शिनोबू गुस्से से पागल हो जाती है और ये सारा सारा सीन इतना ज़्यादा ही ब्रूटल होता है कि ये देख करके उसको बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अजीब सा भी फील होता है, और वो तुरंत ही डीमन पे अटैक करना शुरू कर देती है। वैसे इनकी फ़ाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलती है क्योंकि डोमा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, बट शिनोबू यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज़ करेगी जो मैं अभी बता दूंगा ना तो सस्पेंस में मज़ा नहीं आएगी, सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करो, मैं बताता हूँ कि शिनोबू कैसे डीमन डोमा की डेथ की वजह बनेगी। खैर हम इससे आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल। तभी हम देखते हैं कि जेनित्सु एक कमरे के अंदर गया है और वो किसी डीमन से कह रहा है कि अब छुपने से कोई फ़ायदा नहीं, बाहर आ जाओ, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। इस बात पर वो डीमन जवाब देता है कि ये कोई तरीका है अपने सीनियर से बात करने का। तो जेनित्सु उसे पलट कर जवाब देता है कि अब तुम मेरे सीनियर नहीं रहे। और अगले फ्रेम में ही हमें तानजीरो और गियो दिखाई देते हैं। ये दोनों दौड़ कर कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक से इनके सामने एक क्रो आता है और वो क्रो एक अनाउंसमेंट करता है कि मास्टर शिनोबू
हाशिरा शिनोबू अब जिंदा नहीं रही। ये सुनते ही तांजीरो बहुत शॉक्ड हो जाता है और गियू भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। तांजीरो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और गियू भी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गियू का तुम्हें पता है यार, वो फ्लैट फेस है, उसके अंदर इमोशंस ऐसे शो नहीं होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें छुपा करके रखता है अपनी। बट तांजीरो तुरंत आंसू आने लगते हैं। तो वही होता है यहाँ, ये न्यूज़ सुनने के बाद तांजीरो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। खैर गियू नोटिस करता है कि जो क्रो है उसकी नेक पर कोई एक ताबीज़ टाइप की, नेक बोले या उसके मतलब, हाँ नेक ही बोलते हैं वैसे, नेक पर ही उसके एक ताबीज़ टाइप की लटकी है, मतलब एक स्टिकर चिपका है। एक्चुअली वो एक तालिस्मान है जिसकी वजह से डीमंस जो होते हैं वो क्रोस को देख नहीं सकते हैं और इससे क्रोस जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हाशिराज तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये सारे काम कर कौन रहा है ये हमें अगले फोटोज़ में पता चलेगा, अगले फ्रेम्स में पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि किरिया उबयाशिकी जो कि मास्टर कागाई का बेटा है वो हमें दिखता है। वो अपनी बहनों के साथ और इन क्रोस के साथ इस इन्फिनिटी कैसल के सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा मैप और जहाँ जहाँ पर सारे डीमंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके हाशिराज तक पहुँचा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके ये सब लोग मुजान को ढूंढें और उसे ख़त्म कर दें। क्योंकि सारे हाशिरा जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है जिससे हमें डरना चाहिए तो वह है मुजान। अगर मुजान ख़त्म हो गया तो ये सारे डीमंस ईजिली हराए जा सकते हैं। ईजिली तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ये है कि मुजान की पावर ख़त्म होते ही ये डीमंस किसी काम के बचेंगे नहीं। खैर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जेनित्सु और वो डीमन जिसका नाम है काइगाकू नाम है उसका। काइगाकू इसका दोस्त था। दोस्त बोलने का सेंस ऐसे बनता है कि जो इनके मास्टर्स थे वो सेम था। मतलब जेनित्सु और काइगाकू एक ही मास्टर के डिसाइपल थे। काइगाकू के पास टेक्निक्स ज़्यादा थी, वो सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स को यूज़ कर चुका था, थंडर की सीख चुका था। बट उसी जगह जेनित्सु जो था वो पहली ही वाली ब्रीथिंग टेक्निक को यूज़ कर सकता था, उसे से पहली आती थी। तो इस चीज़ से हमेशा काइगाकू ने उसे नीचा दिखाया है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं आती, तुम सिर्फ एक ही टेक्निक सीख पाए हो, इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं आता है। ऐसे ही काइगाकू आगे जाके उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि तुम अभी तक क्या तुम हाशिरा बन गए? वैसे हाशिरा तो तुम बन नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही टेक्निक आती है, तुम इतने कमज़ोर हो हमेशा की तरह ना। इस पर जेनित्सु जवाब देता है, कहता है कि तुम भी तो खाली गैप भरने आए हो सबसे लोअर डीमन का काइगाकू। तो काइगाकू हंसते हुए कहता है, ओ हो तुम्हें बोलना आ गया। खैर जेनित्सु कहता है, ऐसी क्या वजह थी जो तुम डीमन बन गए या तुम्हें डीमन बनना पड़ा? तुम्हारी वजह से हमारे ग्रैंडपा ने जान दी अपनी, उन्होंने इतनी दर्दनाक मौत दी खुद को। अगर तुम डीमन ना बने होते तो आज हमारे ग्रैंडपा हमारे साथ होते, हमारे बीच होते। ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? क्या तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है? तुम्हें भी पता है कि डीमन स्लेयर बनने के लिए सबसे पहला हक होता है सेल्फिशनेस, उसे त्यागना पड़ता है। हमें बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होना होता है। इस बात पर काइगाकू कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस ताकतवर बनना था। अब जो मैं डीमन बन गया हूँ अब मैं अपनी सारी स्किल्स को और अच्छा कर सकता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बुड्ढे की मौत से। और वैसे भी वो इतना बेवकूफ़ था कि वो तुमसे मेरा कंपैरिजन करता था। मतलब उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कितना ताकतवर हूँ और तुम कितने ताकतवर हो। और वैसे भी वो बुड्ढा मुझे अपना सक्सेसर का टाइटल देने वाला नहीं था, तो अच्छा ही हुआ वो मर गया, उसके जीने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। इस बात पर जेनित्सु बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जेनित्सु कहता है कि वैसे मुझे तो पहली फॉर्म आती है और तुम्हें सिर्फ वही फॉर्म नहीं आती, इसके अलावा बाकी फॉर्म्स आती हैं। तुम किसी स्कम से कम नहीं हो। और मुझे तो सॉरी फील होता अपने ग्रैंडपा के लिए कि उन्होंने ऐसा स्टूडेंट चूज़ किया जो इतना ही गिरा हुआ था। और ये सुनते ही काइगाकू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फोर्थ फॉर्म से जेनित्सु पर हमला कर देता है। लेकिन जेनित्सु अब पहले की तरह नहीं रहा। वो इतनी फास्ट मूव करता है कि काइगाकू उसे नोटिस ही नहीं कर पाता और जेनित्सु उसकी गर्दन पर एक वार करता है। इस अटैक के बाद काइगाकू को अचानक से अपर मून 1 की याद आ जाती है जिसने इसे डीमन बनाया था। उसके सामने ये बिल्कुल झुक करके बैठा था और अपर मून 1 कहता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम अपने से ताकतवर ओपोनेंट के सामने घुटने टेक दो। अपर मून ने इसे अपना ब्लड दिया और इससे कहा कि अगर इसका एक बूंद भी ज़मीन पर गिरा तो तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। ये डर के मारे काइगाकू उसका ब्लड पी लेता है और डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद की कहानी, अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है। जेनित्सु पर काइगाकू अटैक करता जाता है, जेनित्सु उसे डॉज करता है, कुछ अटैक्स इसके लगते हैं, कुछ डॉज करता है। फिर फाइनल अटैक करने जब काइगाकू जा रहा होता है तो जेनित्सु वो चीज़ यूज़ करता है जो उसने आज तक कभी नहीं करी थी। जेनित्सु ने थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म
जो इसने खुद बनाई है उसे यूज़ करता है, और उसको यूज़ करते ही जेनित्सु काइगाकू की गर्दन एक बार में अलग कर देता है, जिससे काइगाकू ये कहता है कि तुम इतने पावरफुल पे कैसे बने। तो जेनित्सु उससे कहता है कि ये 7th फॉर्म है। तो काइगाकू कहता है कि अच्छा, तो वो बुढ़ा फेवरेट खेल रहा था, उसने तुम्हें 7 फॉर्म सिखा दी और मुझे उसने सिर्फ 6 फॉर्म तक सिखाई। तो जेनित्सु इसका जवाब देता है कि वो कभी भी ऐसे नहीं थे, उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 7 फॉर्म मुझे नहीं सिखाई, ये 7 फॉर्म मैंने खुद बनाई है, और ये मैं उन्हें दिखाने वाला था अगर तुम बीच में डीमन ना बनते और उनकी डेथ का रीज़न ना बनते। यही काइगाकू की गर्दन कट जाती है, उसे अपने फ्लैशबैक से याद आने लगते हैं कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो पहली फॉर्म नहीं सीख पाया और बाकी फॉर्म सीख गया, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बन के रहता था, ईगो में रहता था। ये सारी चीज़ें थी, ये फ्लैशबैक्स हैं जो एनिमे में देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। और फ्लैशबैक, जेनित्सु एकदम बेहोश हो जाता है और उसे सपने में उसके ग्रैंडपा दिखते हैं। वो कहता है उनसे कि ये सब मेरी गलती है, आपने मुझे ऐसे हुआ है कि काइगाकू इस तरीके से डीमन बन गया। तो उसके मास्टर कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट निकले। अगले फ्रेम में देखते हैं तांजीरो को। तांजीरो और गियू ये दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी तांजीरो गियू से कहता है कि हम इतनी देर से जा रहे हैं और हमें एक भी अपर रैंक डीमन नहीं मिला है, क्या हम मुजान से इतनी ज़्यादा दूर हैं? के जस्ट बाद ही अचानक से उसे एक भूकंप टाइप का फील होता है, हल्की सी। इतना कहने के बाद ही उसके सामने आता है अकाजा, और अकाजा के आने के बाद अब फाइट शुरू होगी अकाजा, तांजीरो और गियू की। तो वो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और हम अगले एपिसोड में इसे कंप्लीट करेंगे।